हेलो एवरीबॉडी। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज में थर्मल स्टैटिस्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्रिटिकल वॉल्यूम और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इवैल्यूएट करने के लिए है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का क्वेश्चन देखे जाते हैं कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज -240 डिग्री सेंटीग्रेड and critical pressure is 12.8 into 10 to the power 5 Newton per meter square। पूछा गया है कि कैलकुलेट करें क्रिटिकल वॉल्यूम 1 मोल के लिए और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो दो चीज़ इस पर एवेल्यूट कराई गई हैं, एक क्रिटिकल वॉल्यूम एवेल्यूट करना है और उसके बाद में हमें डायमीटर को कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हम किस तरीका से लें कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा टीसी है उसकी वैल्यू हमें पता है कि टीसी का एक्सप्रेशन होता है TC = 80/27 PR, जहाँ ये भी वान डेर वाल्स कांस्टेंट है। उसके अलावा PC का एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है हमारा A/27P² और VC का एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है 3P। तो ये तीनों एक्सप्रेशन हमें रिमेंबर रखने चाहिए। TC का एक्सप्रेशन है TC = 80/27 PR, PC का एक्सप्रेशन है A/27B² और VC = 3P। जहाँ वान डेर वाल्स इक्वेशंस में और भी वान डेर वाल्स कांस्टेंट हैं और P + A/B² और ब्रैकेट में V - B = RT, ये हमारी वान डेर वाल्स की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम क्या करें, RTC/PCVC की वैल्यू को एवेल्यूट कर लें। RTC/PCVC, तो यहाँ पे R और TC की वैल्यू पुट कर दें 80/27 VR, PC की वैल्यू पुट कर दें A/27B² और VC की वैल्यू को पुट कर दें 3P। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे ये देखें कि 27 से यहाँ 27 कैंसिल आउट हो जाएगा और B से एक P यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट होगा और जो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके मिलेगी R से R कैंसिल आउट होगा, ये वैल्यू हमें रिलेट होकर आएगी 8/3। याद रखें कई बार सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि RTC/PCVC की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें मार्क करना होगा 8/3 या इसको कह सकते हैं हम 2.67। उसके बाद हम क्या करें कि यहाँ से VC की एक्सप्रेशन ले लें। तो हमारे पास PCVC जो हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से देखें, PCVC की वैल्यू हो जाएगी 3/8 into RTC, क्योंकि इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into RTC और एक PCVC हो जाएगा तो एक यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। उसके बाद इसे VC की वैल्यू को हमें एवेल्यूट करना है, तो VC की वैल्यू को सिंपली लिख दें 3/8 RTC/PC। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, PCVC और RTC की जो रेशो है उसे कैलकुलेट कर लें, RTC/PCVC। तो ये वैल्यू हमें सिंपली मिलेगी 8/3। तो यहाँ से हम लिख सकेंगे 8 PCVC = 3 RTC। तो यहाँ से हमें सिंपली PCVC पता चलेगा और इसकी वैल्यू आएगी 3/8 R × TC। उसके बाद VC की वैल्यू को 3/8 R × TC/PC लिख दें। तो VC की वैल्यू को हमें एवेल्यूट करना है, तो 3/8 और R जो हमारा गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 8.31, ये वैल्यू पुट कर दें। TC की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसे केल्विन में ले लें, ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो -240 में 273 इसमें ऐड कर दें, ये हमारा केल्विन में आएगा। तो केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू हमें 33 केल्विन ये हमें वैल्यू मिलेगी। 273 में से जब हम 240 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33। तो उसके बाद क्या करें, इसकी वैल्यू को यहाँ से इंटू 33 वैल्यू पुट कर दें और PC की वैल्यू क्वेश्चन में दी है क्रिटिकल प्रेशर 12.8 × 10 to the power 5। तो इसकी वैल्यू को सिंपली 12.8 × 10 to the power 5 ले लें। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें जो ऑब्टेन हो जाएगी वो वैल्यू आएगी हमारी 80.3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 80.3 × 10 to the power -6 m³/मोल। इस तरीका से हमारे VC को एवेल्यूट कर लेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हम VC को एवेल्यूएट कर लेंगे तो VC का जो एक्सप्रेशन है वो हमने लिखा है, VC होता हमारा 3B। तो B जो वाटर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारी सिंपली हो जाएगी VC/3। तो ये VC हमारा हो जाएगा यहाँ से 80.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर मोल अपॉन 3। ये भी हमें सिंपली ऑब्टेन हो जाएगा। और B की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल है उनका एक्चुअल जो वॉल्यूम है उसके इक्वल 4 टाइम्स के इक्वल होता है। इसको हम सिंपली लिख पाएंगे 4 इंटू n और x, जहाँ n टोटल नंबर ऑफ एटम से अवगाद्रो नंबर के बराबर होगा और x एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सिंगल वॉल्यूम का जो मॉलिक्यूल का हम मास वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे ले लेंगे 4/3 पाई r3 एक के साथ लेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 4 इंटू n इंटू 4/3 पाई और r को ले लेंगे t/2 की पावर क्यूब, क्योंकि डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो r की वैल्यू यहाँ से सिंपली d/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आ जाएगा 4n इंटू 4/3 पाई d/2 की पावर क्यूब। ये वैल्यू हमारी सिंपली b की हो जाएगी और b हमारा हो जाएगा VC/3 जो इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम n हमें अवगाद्रो नंबर पता है, इसकी वैल्यू 6.021 होती है। d यहाँ से हम सिंपली एवेल्यूएट कर लेंगे और जो d की वैल्यू हमें यहाँ से ऑब्टेन होगी उसकी वैल्यू होगी 2.771 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीका से डायमीटर एवेल्यूएट हो जाएगा इसका इस फॉर्मूले से। तो एक बार मैं फिर से इसे एक्सप्लेन किए देता हूँ। क्वेश्चंस के अंदर जो हमें दे रखा है वो इसमें देखिए TC दे रखा है और क्वेश्चंस के अंदर TC दे रखा है, VC पूछा है और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल पूछा है। तो RTC/PC VC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, वो 8/3 होगी। यहाँ से VC की वैल्यू ले लें, 3/8 RTC/PC होगा, वैल्यू पुट कर दें और VC की वैल्यू को सॉल्व कर लें। VC हमारा 3B होता है तो B की वैल्यू को VC/3 ले लें और उस B को 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा मॉलिक्यूल का उसके इक्वल कर दें। तो उसे 4nx के इक्वल करें और उसके बाद में x जो है उसी के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा उसे 4/3 पाई r³ ले लें और r की वैल्यू को d/2 कर दें। उसके बाद इसे सॉल्व कर दें तो d की जो वैल्यू हो 2.77 एंगस्ट्रॉम यहाँ से एवेल्यूएट हो जाएगी। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। यहाँ से क्वेश्चन की सतह संभावना रहती है VC की वैल्यू को 3B, TC की वैल्यू 8/27 r, PC की वैल्यू 8/27 स्क्वायर और जो बॉयल टेम्परेचर उसकी वैल्यू A/RB, इन्वर्जन टेम्परेचर A/RB। ये सभी जो एक्सप्रेशन है उन्हें ऑलवेज रिमेंबर रखें। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है वो हमारा एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एंट्रोपी इसमें एवेल्यूएट की गई है। मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन समझाऊंगा। An electric current of 10 ampere is maintained for 1 second in a resistor of 25 ohm। एक इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है 1 सेकंड के लिए रेजिस्टर में और 25 ओम उसका रेजिस्टेंस है। व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टर इज कीप कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जो रेजिस्टर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है और वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूछा गया है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रेजिस्टर। एंट्रोपी चेंज रेजिस्टर का क्या होगा और एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि जो हमारा इसमें पूछा गया है एंट्रोपी चेंज ऑफ रेजिस्टर, तो सबसे पहले हम उसी को निकालेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ रेजिस्टर। तो एंट्रोपी चेंज के लिए हमें क्या होता है कि जब हमारे टेम्परेचर में कोई परिवर्तन रेजिस्टर के में नहीं हो रहा, उसको सेम टेम्परेचर पे हम मेंटेन किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हीट उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है उतनी हीट हम बाहर भेज देते हैं, तभी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर रेजिस्टर में ही वो हीट रह जाएगी तो उस हीट के कारण जो है रेजिस्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब ये कि जो हीट रेजिस्टर में पैदा हो रही है वो सारी की सारी सराउंडिंग में भेज दी जा रही है, जिससे क्या होगा कि जब वो हीट ही वहाँ पे नहीं होगी, हीट सब सराउंडिंग में चली जाएगी, तो फिर वहाँ पे कोई हीट ना होने के कारण एंट्रोपी में जो परिवर्तन है रेजिस्टर के में वो जीरो होगा। जो एंट्रोपी चेंज होगा रेजिस्टर के में वो डेल्टा की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि पूरी की पूरी हमने जो हीट है वो किसको भेज दी है, सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो परिवर्तन है, जो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें डेल्टा का जो फॉर्मूला है सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो चेंज है उसमें डेल्टा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा जो होगा वो हमारा
होगा Q अपॉन T। Q यहाँ पे हीट पैदा हम देखेंगे कितनी 1 सेकंड में पैदा हो, और T टेम्परेचर है जो हमारा रजिस्टर का हमने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो Q जो होगी हीट पैदा होगी यहाँ, Q का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। P यहाँ पे पावर है और T टाइम है अपॉन कैपिटल T। और P का जो एक्सप्रेशन है वो हम सब जानते हैं, P होता है हमारा I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R T अपॉन कैपिटल T, जहाँ I हमारी करंट है जो रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है, R रेजिस्टेंस है जो हमारा रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टर का, और T यहाँ टाइम है और कैपिटल T यहाँ पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर को सदा ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर हमें सदा केल्विन में लेना है। तो यहाँ से I स्क्वायर की वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे तो I हमारा 10 है। R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन से ले लें, 25 वोल्ट्स ली हुए, और T हमें 1 है, वही 1 सेकंड के अंदर पूछा गया है। और टेम्परेचर यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 27, इसे केल्विन में बदलने, ये केल्विन में जब हम इसे बदलेंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो 273 प्लस 27 हम करेंगे केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम 273 प्लस 27 करेंगे तो 300 ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो हमारी सिंपली सॉल्व करके हमें मिलेगी वो 2500 हो जाएगा ऊपर अपॉन 300, 2 यहाँ पे 0 कैंसिल आउट कर दें तो ये 8.33 जूल पर केल्विन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमें इसमें बात करना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंट्रोपी से, जब भी हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं फिजिक्स का तो वहाँ से क्वेश्चंस की सदा उम्मीद रहती है एंट्रोपी पे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक मिलते ही रहते हैं कंडीशंस में। तो ये कंसेप्ट था जो उसमें अप्लाई करना था। तो याद रखें कि एंट्रोपी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है 0 इसलिए होगा क्योंकि जितनी भी हीट वहाँ पैदा होगी वो रेजिस्टेंस से हीट सारी की सारी सराउंडिंग को भेज दी जाएगी, और जब वो हीट ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वहाँ पे एंट्रोपी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए रेजिस्टेंस की जो एंट्रोपी है उसमें चेंज 0 होगा, और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्योंकि वहाँ हीट सप्लाई कर दी गई है जो रेजिस्टेंस में पैदा हुई है वहाँ पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है, कंसेप्ट भी अप्लाई करना सीखें, और फॉर्मूले भी सदा ध्यान रखें कि हमें कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है और प्रोबेबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं डिस्कस करूँगा, तो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर दुनिया में, प्रोबेबिलिटी पर बेस है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन। एक बैग कंटेन्स 6 ग्रीन बॉल्स, एक बैग है जिसके अंदर 6 ग्रीन बॉल हैं। तो यहाँ पे देख लें 6 ग्रीन बॉल हैं, और उसके बाद एक वाइट बॉल है जो बैग के अंदर 8 वाइट बॉल हैं। उसके बाद एंड 10 ब्लैक बॉल्स हैं, जो ब्लैक बॉल हैं वो 10 हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि इफ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, अगर एक बॉल को हम ड्रॉन करें बैग से निकालें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग आइदर वाइट और ब्लैक। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वाइट और ब्लैक होने की जो प्रायिकता है, या तो वाइट कलर की हो या ब्लैक कलर की हो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बार तो हम देखेंगे कि वाइट की पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, और एक बार देखेंगे ब्लैक की क्या है, और फिर क्या है एडिशन थ्योरम लगा देंगे। जब भी यहाँ और होता है तो हम सदा एडिशन थ्योरम लगाते हैं। तो टोटल जो बॉल है वो टोटल बॉलों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल्स जो होंगी उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी ग्रुप सबकी जो ग्रीन है, जो वाइट है और जो ब्लैक है, उन्हें सबको ऐड कर देंगे। तो ये हमारी कैलकुलेट हो जाएगी 6 + 8 + 10। तो ये जो बॉलों की संख्या है वो हमारी 24 आ जाएगी। तो टोटल बॉल जो होंगी वो 24 बॉल्स होंगी। अब इनमें से ग्रीन बॉल के जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछा गया है वाइट और ब्लैक, या तो वाइट हो बॉल या ब्लैक हो, जब हम उसको बॉल को ड्रॉन कर रहे हो बैक से। तो जो हमारे पास वाइट होने की जो प्रायिकता है, अगर बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वाइट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो जो टोटल हमारे पास वाइट बॉल थी उनको ऊपर लिख दें और टोटल बॉल से उसे डिवाइड कर दें। तो 8/24 जो है वाइट बॉल के पाए जाने की प्रायिकता होगी उसकी। और अगर इसी में पूछा है कि ब्लैक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ब्लैक के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो देख लें कि ब्लैक हमारे पास ओवरऑल कितनी है, तो वो 10 है। तो 10 अपॉन और टोटल बॉल कितनी है 24। तो वाइट होने की जो प्रायिकता है वो 8/24 होगी, और ब्लैक को जो होने की जो प्रायिकता है वो हमारी 10/24 होगी। अब उसके अंदर और लगा दिया है, तो और के लिए हम क्या करें, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी का एडिशन फॉर्मूला यूज कर दें। तो जब
जब भी और लगा हुआ होता है तो क्या करते हैं हम वाइट या ब्लैक पाए जाने की प्रायिकता में सदा एडिशन कर देते हैं। तो क्या होगा, एडिशन जैसे हम करेंगे तो इसमें 8/24 प्लस 10/24, तो वाइट या ब्लैक होने की जो प्रायिकता है वो ये हो जाएगी 8/24 प्लस 10/24 का मतलब 80/24। 6 से डिवाइड करें, 6 3 का 18 और 6 4 जा 24, तो 3/4 प्रायिकता होगी कि बॉल वाइट हो या ब्लैक हो। तो इस तरीका से इसे सॉल्व करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि बॉल जो है वाइट हो और ग्रीन हो और यहाँ ग्रीन लगा दिया होता, तो वाइट के लिए हम प्रायिकता निकाल लेते 8/24 और ग्रीन के लिए प्रायिकता निकाल लेते 6/24 और फिर उन दोनों को ऐड कर देते। तो इस पर क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो इस टाइप से इसे चेंज कर ले। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एडिशन से कैसे हम अप्लाई करते हैं वो, और मल्टीप्लिकेशन पर भी करके देखें कि अगर एंड लगा हुआ होगा तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की दोनों थ्योरम्स जो है याद रखें और सदा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर अप्लाई वो सदा करके रखें। यहाँ से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ। पूछा गया है फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ, फेज स्पेस डायग्राम ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का फेज स्पेस डायग्राम। तो फेज स्पेस डायग्राम जब भी हम प्लॉट करते हैं तो हमारा जो कर्व होता है वो x और px के बीच में होता है। पोजीशन और मोमेंटम कर्व हम इसमें प्लॉट करते हैं। तो जो एनर्जी होती है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। तो सबसे पहले इसी कंसेप्ट को अप्लाई करें। काइनेटिक एनर्जी वन डायमेंशन में पूछी गई है तो px²/2m कर दें। मान लें कि मोशन जो हो रही है वो x एक्सिस में हो रही है, तो मोमेंटम जो होगा वो px²/2m जो है वो एनर्जी हो जाएगी और px का मोमेंटम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा हाफ kx² होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, कि जहाँ यहाँ फोर्स कांस्टेंट है और x यहाँ पोजीशन है। तो इस तरीका से इसे आगे बढ़ाएं। उसके बाद हम इसे क्या करें, ई से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें। तो px²/2me प्लस x²/2e/k इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये हमारी इक्वेशंस बन रही है x² प्लस y² बराबर 1, जो हमारी किसकी इक्वेशंस है, एलिप्स की। तो ये इक्वेशंस एलिप्स की है, तो आंसर हमें कैसा मार्क करना हो, एलिप्स। और अगर हम इसकी प्लॉटिंग करना चाहें तो इस तरीका से इसे प्लॉट भी कर सकते हैं। एक एलिप्स का डायग्राम बना लें और यहाँ इसके अंदर इधर x ले लें और इधर px ले लें। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ से वैल्यू कर लें, वो हमारी वैल्यू आएगी x², जब px की वैल्यू 0 होगी तो x² की वैल्यू 2e/k हो जाएगी और x की वैल्यू √2e/k और -√2e/k होगी। तो यहाँ से ये वैल्यू जो होगी वो हमारी सिंपली √2e/k होगी। उसके अलावा px की वैल्यू अगर हमें मैक्सिमम बतानी है तो यहाँ से देखें, इसको 0 कर लें तो px की मैक्सिमम वैल्यू √2me और -√2me दो वैल्यू होंगी। इसी तरीका से यहाँ -√2e/k होगा दिस वन, और ये वैल्यू जो है हमारी √2me होगी। तो इस तरीका से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये जो हमारा ये जो है इधर, इसको हम सेमी मेजर एक्सिस ले सकते हैं और इसको सेमी माइनर एक्सिस ले सकते हैं। अगर इसी में ये पूछा जाए कि जो हमारी एलिप्स बनेगी उसका एरिया कितना बनेगा, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया हमारा इसमें बन जाएगा πa। तो पाई ले लें और ए की वैल्यू यहाँ से सिंपली ले लें, क्योंकि एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है πa भी होता है, जहाँ सेमी मेजर एक्सिस और बी सेमी माइनर एक्सिस होती है। तो ए की वैल्यू को सिंपली √2e/k ले लें और बी की वैल्यू को सिंपली √2me ले लें। तो जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी π2 आ जाएगा यहाँ से × 2, और यहाँ से देखें √m/k और √d और √d से e आ जाएगा, और ये हमारा सिंपली एक्सप्रेशन बन जाएगा 2πe/ω, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √k/m। और इसे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं e/μ, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी ओमेगा = 2πm। तो न्यू हमारा सिंपली हो जाएगा ω/2π। तो
P/μ होगा। और यहाँ से अगर हम ये पूछता है कि कुल फेज सेलों की संख्या कितनी होगी, तो फेज सेल्स अगर पूछता है फेज सेल कितनी होंगी, तो फेज सेल के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जो एरिया ऑफ इलिप्स आता है उसे प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा E/h। तो याद करें कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस में अगर पूछा जाता है फ्री स्पेस ट्रैजेक्टरी का एरिया मतलब कैसी शेप होती है, तो आंसर मार्क करें इलिप्स। अगर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस पूछी है तो यहाँ से एलिमिनेट कर लें। √2/k ये हमारी वैल्यू जो होगी वो सेमी मेजर एक्सिस की होगी और √2m में हमारा सेमी माइनर एक्सिस होगा। उसके अलावा अगर पूछता है एरिया जो होगा इलिप्स का फेज स्पेस का, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसका आंसर 2π/ω या E/μ ये मार्क करें। और अगर नंबर ऑफ फेज सेल की संख्या पूछी जाती है तो E/h मार्क करें। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन ये बनते हैं जो लगातार पूछे जाते रहते हैं, तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैंने महत्वपूर्ण चीज़ इसमें डिस्कस की है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से जो कंप्यूटर्स हैं उनको निश्चित तौर से लाभ देगी। फेज स्पेस में ये भी याद रखें कि अगर पार्टिकल अंडर ग्रेविटी फॉल करता है तो उसका फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है, और जो हमारे पास पाथ हैं वो पैराबोलिक जो ग्रेविटी के अधीन मोशन के अंदर और वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है वो इलिप्स होती है। तो ये 2 क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं और दोनों ही हमें आने चाहिए, महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर रहा हूँ। पूछा गया गिब्स में एनर्जी में और एच में एंथैल्पी में आपस में क्या रिलेशंस होता है और हम किस तरीका से रिलेशंस निकाल सकते हैं। गिब्स एनर्जी पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा जो लगातार कंप्यूटर दुनिया में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये सीधा सीधा रिलेशन ही पूछ लेता है कि जी और एच में क्या आपस में रिलेशंस होता है, तो उसे मैं बताता हूँ कैसे हम इसे निकालते हैं। जी जो गिब्स एनर्जी है उसका जनरल एक्सप्रेशन जो होता है जी, ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। जी का जनरल एक्सप्रेशन होता है G=H-Ts, जहाँ H हमारी एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है और S एंट्रोपी है। जी हाँ गिब्स फंक्शन है। तो इसमें वेरिएशन ले लें और H की वैल्यू को U+PV लिखते हैं, क्योंकि है जो हमारा H है उसकी वैल्यू U+PV होती है, जहाँ इंटरनल एनर्जी पी प्रेशर की वॉल्यूम है -Ts लिख दें दिस वन। तो जी को हमें ये जी के सब एक्सप्रेशन हैं दिस वन। उसके बाद क्या करें कि dg ले लें, इसमें वेरिएशन ले लें। तो वेरिएशन जैसे ही लेंगे तो U में वेरिएशन du हो जाएगा, PV में वेरिएशन Pdv+Vdp हो जाएगा और Ts में वेरिएशन -Tts -SdT हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसे ले लें। du को सिंपली इसके लिए du का हमें एक्सप्रेशन पता है, du हमारा होता है Tts -Ptv जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से हम इसे लिखते हैं। तो du को सिंपली लिखते हैं Tts -Pdv और उसके बाद इसको ऐसे लिख दें Pdv+Vdp -Tts -SdT। उसके बाद क्या करें, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट करते हैं। Tts से हमारा Tts कैंसिल आउट हो जाएगा और Pdv से Pdv कैंसिल होगा। तो dg जो हमारा है dg मीन्स वेरिएशन इन गिब्स एनर्जी, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी Vdp -SdT। इस फॉर्मूले को सिंपली सदा याद भी रखें, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लगातार इस पर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अगर प्रेशर हमारा किसी प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रेशर है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dg की वैल्यू 0 होगी और उस समय पे g हमारा कांस्टेंट होगा। तो g कांस्टेंट कब होता है, लगातार कंप्यूटर दुनिया में क्वेश्चन पूछता है कि गिब्स एनर्जी हमारी कब कांस्टेंट रहती है। तो g कांस्टेंट जब रहता है जब p कांस्टेंट हो, p कांस्टेंट हो मीन्स प्रोसेस कैसी हो आइसोबारिक और कांस्टेंट क्या हो थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस हो। तो t कांस्टेंट रहे मीन्स प्रोसेस आइसोथर्मल हो। और ऐसी जो प्रोसेस हैं उनमें हम देखते हैं जब हमारी आइस वाटर में चेंज होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो प्रोसेस आइसोबारिक और आइसोथर्मल है, उसमें गिब्स एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और जब हमारा वाटर जो है पानी वेपर बनता है उस समय पर भी गर्म पानी जब वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर इज कन्वर्ट इनटू द वेपर, तब भी ऐसा होता है, वो भी प्रोसेस में आइसोबारिक और आइसोथर्मल होती है, उसमें भी गिब्स एनर्जी कांस्टेंट रहती है। साथ साथ इसमें ये भी याद रखें कि जैसे हम यहाँ से भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी यहाँ से ऐसे कैलकुलेट
इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी, और इसमें कांस्टेंट हम कर देंगे टी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमें जी में परिवर्तन बताता, पी में बताता है, टी कांस्टेंट पर बताता, तो यहाँ से वॉल्यूम इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम टी को कांस्टेंट करेंगे तो टी के हमारा जीरो हो जाएगा, बी इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी होगा, कांस्टेंट टी दे देंगे। उसी तरीका से इस तरह से एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगी, माइनस डेल जी अपॉन डेल टी, और यहाँ पर कांस्टेंट हम कर देंगे पी। तो यहाँ से एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाती है इसी एक्सप्रेशन से, माइनस डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और ये भी याद रखें कि गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल, जो हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है, वहाँ पे गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल तीनों स्टेटों में G1 बराबर G2 बराबर G3 होता है, जिसे ट्रिपल पॉइंट कंडीशन कहते हैं, जहाँ ये हमारा G जो है वो क्या कहलाता है, गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल। तो गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल रिमेन्स टू बी सेम एट ट्रिपल पॉइंट। तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे G1 गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल है, ये भी हमारी तीन स्टेट बनेंगी, क्योंकि वहाँ सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों उस पर जो ट्रिपल पॉइंट होता है, वहाँ पर तीनों स्टेट आकर मिलती हैं। तो ये भी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में जो हमने यहाँ पर लिया था G बराबर H माइनस टी एस, इसमें एस की वैल्यू को इनपुट करते हैं, तो हमारा सिंपली एक्सप्रेशन जो है वो G इक्वल टू H प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या, किसी टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बताता डेल जी अपॉन डेल टी इतना है कांस्टेंट प्रेशर पे, एच पूछता है, जी की वैल्यू बताता है, तो इस फॉर्मूले को हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चंस फिर भी मैं बताना चाहूँगा। गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल कांस्टेंट रहती है ट्रिपल पॉइंट पे, वो सदा याद रखें। सॉलिड से जब लिक्विड में परिवर्तन होता है आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस में, वहाँ G1 G2 के इक्वल होता है, और जो हमारा लिक्विड से वेपर में बदलता है, वहाँ पे G2 गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल G3 के इक्वल होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ट्रिपल पॉइंट पे तीनों सेम रहते हैं। उसके अलावा जो हमारी आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं, उनमें गिब्स एनर्जी कांस्टेंट होती है। जो जब हमारी आइस मेल्ट होकर लिक्विड बनती है या लिक्विड वेपर बनता है हीट होने के बाद, तो उनके अंदर जो हमारा गिब्स फंक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हमें इतनी सारी बातें इसमें याद रखनी चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज में, ये निश्चित तौर से आपको लाभ देंगे और सभी कंप्यूटर्स को निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।